And this is Zainab, a summer intern in the Lexington company. So in last video we were discussing about the sedition. इसमें हमने sedition की हिस्ट्री देखी, कैसे आया और कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने उसको यूज़ किया और उसके बाद इंडिया में पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में क्या क्या हुआ. So now we will discuss about the cases जो हुए mainly after the post independence era and कैसे उनको कैटर किया गया आज तक. सो पहला केस जो आया था इट केम इन 1962, दैट इज़ केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. इस केस में क्या हुआ था कि केदारनाथ ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट काफ़ी कुछ बोल दिया था. तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम ये बोला कि सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ बोल देने से या कुछ पब्लिश कर देने से सेडिशन के अंदर नहीं आ जाता है. जब तक कि लोग उस चीज़ से अफेक्ट होकर कोई ऐसा एक्शन नहीं ले रहे हैं या कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं, तब तक हम सेडिशन ऐसे नहीं लगा सकते. सिर्फ बोलने से वो उनका फंडामेंटल राइट है जो अंडर आर्टिकल 19 वायलेट कर रहा है, क्योंकि हर किसी को राइट है कि वो कुछ भी बोल सकता है. राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है. तो सेडिशन दैट इज़ सेक्शन 124A उसको वायलेट कर रहा है और सिर्फ गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल देने से सेडिशन नहीं होता है. ठीक है. उसके बाद केस आया था 1982 में P. अल्लवी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला. इसमें भी कोर्ट ने यही बोला था, स्लोगन्स थे जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट. तो उन्होंने बोला कि द क्रिटिक्स दैट जो स्लोगन्स है पार्लियामेंट के अगेंस्ट वो कुछ ऐसा नहीं है, वो उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच को वायलेट कर रहा है. इट्स बोल दिया तो ऐसे स्लोगन से कुछ वायलेट नहीं हो रहा है, किसी को कुछ एक्शन नहीं ले रहा है, किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो वो सिर्फ सेडिशन के अंदर डायरेक्टली नहीं आ जाएगा. उसके बाद केस आया था 1995 में बलवंत सिंह एंड अनदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब. तो ये भी इसमें क्या हुआ था कि लोगों ने खालिस्तान जिंदाबाद के नारे स्लोगन से नारे लगा दिए थे. तो इस टाइम पर भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि सिर्फ नारे लगाने देने से कुछ नहीं होता सेडिशन के अंदर. उनका राइट ऑफ लाइक फंडामेंटल राइट है, कोई इशू नहीं है जब तक कि उसके रिस्पांस में लोग खुद से आके कुछ बोल नहीं रहे हैं, कुछ ऐसे एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ ऐसी स्पीच नहीं दे रहे हैं. जब लोग ही इस चीज़ को लेकर इंस्पायर नहीं हो रहे हैं तो ये सेडिशन कैसा हुआ? ये तो कुछ भी नहीं है, उनको बोलने दो, इट्स ओके. तो हमने देखा कि इसके अंदर सेडिशन लॉ के अंदर भी रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं. तो इन्हीं रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शंस को ध्यान में देख के कोर्ट भी इसको यूज़ करती है. इससे डायरेक्टली हर किसी के ऊपर सेडिशन नहीं लगा दिया जाता. उसके बाद जो मोस्ट फेमस केस था वो था श्रेया सिंघल केस, हर किसी को पता है. तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि 14-15 साल की लड़की अगर कुछ भी पोस्ट कर देती है, वो लोगों के अगेंस्ट अंदर हेट्रेड नहीं ला रहा, कुछ ऐसा ला नहीं रहा है, तो सिर्फ उस चीज़ पे केस कर देने से उसके राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वायलेट हो रहे हैं. तो ऐसे ही डायरेक्टली आप किसी के ऊपर सेडिशन नहीं लगा सकते हैं. और ऐसे ही कोर्ट ने कई बार ये चीज़ बोली है कि ये फ्रीडम जो रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन है ये आप सेडिशन लॉ के अंदर नहीं डाल सकते. कि अगर कोई भी अपने उसमें बोल रहा है, अंडर हर किसी को अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो आप सेडिशन लॉ से उसको दबा नहीं सकते. और कोर्ट ने फिर ये भी बोला कि जो सेक्शन 124A एंड सेक्शन 19 है, दे आर म्यूचुअली कंक्लूसिव, दे आर नॉट एक्सेप्टेबल म्यूचुअली. ओके, तो उन दोनों को आपस में मिक्स नहीं कर सकते, दोनों अलग हैं. और अगर आप किसी के ऊपर ये सेक्शन 124A सेडिशन लगा रहे हो तो आप उनके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हो. तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जिन्होंने ये सेडिशन लॉज रखे हैं, जिन्होंने रिपील किए हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल USA. तो जो उन्होंने एकदम ही इसको रिपील कर दिया है सबके सब. अब इसको डेड लेटर बोलते हैं वहाँ के कोर्ट्स, वो उसको यूज़ नहीं करते हैं सेडिशन. और UK, हम लोगों ने इसको UK से ही उठाया था. लॉर्ड मैक्लर वो UK से ही थे, उन्होंने वहाँ से इंस्पायर होकर हमारे इंडियन IPC में डाला था इसको. तो इसको विक्टोरियन लॉ और एनाक्रेटिक लॉ भी बोलते हैं. विक्टोरियन लॉ बिकॉज ये विक्टोरिया के टाइम पे आया, एंड एनाक्रेटिक लॉ कि वो हमारे कॉमन राइट्स को वायलेट कर रहा है.
तो वहाँ पर अभी भी इसको 2009 में अबॉलिश कर दिया गया था, तो अभी तक इसको यूज़ नहीं किया जाता है वहाँ पे बिल्कुल भी। फिर आता है नाइजीरिया और मलेशिया, वहाँ पे सेडिशन लॉ भी यूज़ किया जाता है, तो आई गेस वहाँ से हमें दूर रहना चाहिए। एंड देन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने इसको अबॉलिश कर चुके हैं, नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये लोगों के फंडामेंटल राइट्स के वायलेटिव है। तो जो अगर हम बाय स्टैट्स देखें तो पिछले 3 साल में कुछ 2 या 3 केसेस हैं जो कन्विक्ट किए गए हैं, क्योंकि कोर्ट ने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि इस लॉ को लोग हरासमेंट की तरह तौर पे यूज़ कर रहे हैं। इसका सच कोई मीनिंग नहीं बन रहा, क्योंकि हम लोगों के राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। तो ऐसे ही एक केस जो आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है, दैट इज़ जर्नलिस्ट विनोद दुआ केस। ही इज़ अ पद्मश्री अवॉर्डी एंड ही इज़ अ सीनियर जर्नलिस्ट। उन्होंने कुछ रिमार्क्स लिख दिए थे अगेंस्ट द गवर्नमेंट बीजेपी एंड ही ऑल्सो स्टेटेड इट इन हिज यूट्यूब टेलीकास्ट। सो ही gave some critical remarks against प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन गवर्नमेंट ऑल्सो। तो उनको सेडिशन के अंदर डाल दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इसको नहीं ले सकते हैं, केदारनाथ जजमेंट विल प्रिवेल। ओके, इस केस में स्पेशली ये कहा गया कि केदारनाथ जज वर्डिक्ट विल प्रिवेल। लोगों के पास राइट्स हैं, वो बोल सकते हैं। और अभी इसके अंदर ही विनोद दुआ केस के अंदर ही ये बोल दिया गया कि जर्नलिस्ट को इसके एम्बिट में नहीं लाया जाएगा, बिकॉज़ वो ऐसा एक फंक्शन करते हैं हमारी सोसाइटी में कि उनको एक राइट होना चाहिए टू क्रिटिसाइज़, क्योंकि उन्हीं क्रिटिसिज्म से मे बी लीगल एस्पेक्ट जो लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आए, उनको पता चले कि हाँ, उनके कुछ राइट्स वायलेट हो रहे हैं या कुछ गलत हो रहा है। तो जर्नलिस्ट को इसके एम्बिट से हटा दिया गया और केदारनाथ को प्रिवेल किया गया। सो लेट्स सी आगे क्या बनता है सेडिशन को लेकर। वेल, दैट्स फॉर नाउ, थैंक यू।